हम तीनों ही थे ग्रुप का, कोई और लड़का हमारे साथ नहीं आया था। वो लोग मुख्तलिफ सिमतों में निकल गए थे। मैंने सीता की तरफ देखा, उसने दोनों टांगे आगे को पसार ली थी और कदरे पीछे झुककर दोनों हथेलियां ज़मीन पर टिका रखी थी। मुझे प्यास लग रही है। वो सीधी होकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन लगता है यहाँ कहीं पानी नहीं मिलेगा। अब्दुर्रहमान भी सीधा होकर बैठ गया और कांधे पर लटकी हुई पानी की बोतल उतार कर सीता की तरफ बढ़ा दी। हम जब बाहू किले के करीबी खंडरों से मानसर झील की तरफ रवाना हुए थे तो 4-5 मुजाहिदीन के पास पानी की बोतलें देखी गई थी और फिर मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अब्दुर्रहमान के पास भी ऐसी कोई बोतल मौजूद है। सीता ने 1-2 घूंट भरने के बाद बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। बोतल का वजन बता रहा था कि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं है। मैंने भी सिर्फ 2 घूंट भरने के बाद बोतल अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ा दी। इसने भी 1-2 घूंट भरे और ढकना बंद करके बोतल दोबारा कांधे पर लटका ली। मैं तो समझा था कि तुम वहाँ से भाग निकलोगी या कहीं दबक कर खौफ के मारे थर थर कांपने लगोगी, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर साबित हुई। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। पहला झटका तो मेरे लिए वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जब हर तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो एक लम्हे को मेरा दिल चाहा था कि वहां से भाग निकलूं, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैंने राइफल पर हाथ जमा दिए। ऐसे मौके पर भागने की कोशिश का नतीजा खौफनाक मौत की सूरत ही में निकलता है। मैंने कहा, पुष्ट पर गोली खाने से बेहतर है कि आदमी सीना सुपर होकर जान दे दे। ये मेरा पहला तजुर्बा था। सीता ने जवाब दिया। आइंदा ऐसा कोई मौका आया तो सीना तान कर खड़ी हो जाऊंगी। माफ़ करना सीता जी, अब्दुर्रहमान ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। तुम्हारे बारे में मैं कुछ शुबहात में मुब्तला था, लेकिन अब मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपने भाई को माफ़ कर दिया। सीता इस मरतबा खुलकर मुस्कुरा दी। दरअसल मेरा नाम सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मुझे हुर्रियत पसंदों से हमदर्दी है, जबकि हकीकत यह है कि अब मैं अपने आप को इन्हीं में से एक समझती हूँ और आप लोगों की तहरीक में रहते हुए अपनी जान तक दे दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि इसके बदले में मुझे इस आज़ाद धरती पर दफन होने के लिए 2 गज जगह तो मिल ही जाएगी। आपने हुर्रियत पसंदों का साथ देने का फैसला क्यों किया? अब्दुर्रहमान ने पूछा। ये कहानी ज़्यादा पेचीदा नहीं, सीता ने जवाब दिया और अपने मामा की बस्ती में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, शमरोज़ के किरदार और इसकी बातों ने भी मुझे मुतासिर किया और तब मुझे इदराक हुआ कि मैंने गलत धरती पर, गलत घर में और गलत वक़्त पर जन्म लिया था। मुझे तो सरजमीन कश्मीर के किसी मुसलमान घराने में जन्म लेना चाहिए था, जहाँ होश संभालते ही मेरे हाथों में बंदूक होती और मैं अपने हज़ारों मुजाहिद भाइयों के साथ दुश्मन से बरसरे बेकार होती और लोग मुझे अंगूरी के नाम से जानते। अंगूरी? अब्दुर्रहमान बोला। आप तो उस अजीम मुजाहिदा से मिली होंगी सीता जी। नहीं, मैं अंगूरी से नहीं मिली, लेकिन वो वाकई बहुत अजीम मुजाहिदा थी। सीता ने अंगूरी को नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सुन सुनकर वो इससे बेहद मुतासिर हुई थी और 2-3 रोज़ से वो तो अक्सर उसी का तज़किरा करती रहती थी। हमें वहाँ बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर हम उठकर आगे चल पड़े। अब्दुर्रहमान का ख्याल था कि जम्मू में भारतीय फौजी हाई कमान को इस वाक़े की इतला मिल गई होगी और हो सकता है कि फौजी दस्ते हमारी तलाश में पहाड़ों की तरफ रवाना हो चुके हों। हालांकि इसकी तवक्का कम थी, क्योंकि भारतीय फौजी रात की तारीकी में पहाड़ों की तरफ जाने से हमेशा गुरेज करते थे। अलबत्ता इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए हमारी तलाश शुरू कर दी जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के पास ऐसे रूसी गनशिप हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे जिनमें लगे हुए आलात से रात की तारीकी में भी देखा जा सकता था। ये हेलीकॉप्टर बुलंदी पर प्रवास करते हुए हमें तलाश कर सकते थे, इसलिए हम जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पर पहुंच जाना चाहते थे। हम बंजर और वीरान पहाड़ियों में तेज तेज चलते रहे। सीता ने अपनी राइफल कांधे पर लटका रखी थी और मैंने उसका हाथ थाम रखा था और फिर मेरे वो बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए। फिजा में हेलीकॉप्टरों के परों की हल्की सी फिड़फिड़ाहट सुनाई देने लगी। अब्दुर्रहमान चीखा, कमांडर भागो इस तरफ। वो एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने सीता का हाथ मजबूती से पकड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी जहाँ कुछ ऊंचे हिवोले से नजर आ रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज़ वाज़ेह होती जा रही थी और फिर वो हेलीकॉप्टर नजर आ गया। वो गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं था, उसके नीचे सर्च लाइट नस्ब थी। कॉप्टर के पैंदे से फूटने वाली धार नीचे आते हुए फैलती चली गई और एक वसी इलाका तेज़ रोशनी की जद में था। अब्दुर्रहमान एक चट्टान की खूह में दबक गया था। हम इससे कुछ फासले पर थे और हमारा रुख भी किसी कदर दूसरी तरफ था। हमसे चंद गज आगे कैक्टस के दरख्तों का एक झुंड सा था। झुंड से दूर, चंद गज दूर, सीता लड़खड़ा कर गिरी। हेलीकॉप्टर करीब आ रहा था। मैंने झुककर सीता का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ कैक्टस के झुंड में ले गया। कैक्टस के पौधे डंठल की सूरत में बिल्कुल सीधे होते हैं और इन पर छोटी छोटी पत्तियां भी बराए नाम ही होती हैं, इसलिए इन पौधों का साया भी घना नहीं होता। लेकिन हमारे कपड़े गहरे रंग के थे, इसलिए ये उम्मीद ही की जा सकती थी कि हमें ऊपर से नहीं देखा जा सकेगा। मैंने सीता को साल लेते हुए कैक्टस के पौधों के झुंड में छलांग लगा दी। सीता के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं भी बेख्तियार करा उठा था।
कांटों से मेरे हाथ और बाजू छिल गए थे, चेहरे पर भी एक खराश आई थी और गालिबन सीता को भी कांटे ही चुभे थे, इसलिए वो चीखी थी। सीता मेरे साथ लिपट गई थी। हम दोनों बेहिस्सो हरकत पड़े रहे। हेलीकॉप्टर बुलंदी पर परवाज करता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा था और फिर तेज रोशनी का वो वसी और ईज दायरा हमसे तकरीबन 50 गज के फासले से गुजर गया। हेलीकॉप्टर के काफ़ी दूर निकल जाने के बाद भी हम बेहिस्सो हरकत पड़े रहे और फिर पहले मैंने सर उठाकर इधर उधर देखा और फिर सीता को हटाकर आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए पीछे की तरफ रेंगने लगा। सीता भी इसी तरह रेंगते हुए पौधों के झुंड से बाहर आ गई। वो कराह रही थी, मेरे जिस्म पर भी खराशियाँ थीं जिनमें शदीद जलन हो रही थी। अब्दुर्रहमान भी अपनी कमीनगाह से निकल आया था। हम चल लम्हे वहाँ खड़े इधर उधर देखते रहे और फिर तेज़ी से एक तरफ चलने लगे। हमने रेस्ट हाउस पर जिस शिद्दत से फायरिंग, रॉकेट और गोले बरसाए थे, इससे अंदाज़ा होता था कि वहाँ अच्छा खासा जानी नुकसान हुआ था। कई लाशें तो मैंने अपनी आंखों से गिरते हुए देखी थी। वो सब फौज के आला अफसरान थे। उनमें से कई यकीनी तौर पर मारे गए होंगे। कमांड हेडक्वार्टर में इतला मिलते ही कोहराम मच गया होगा। जिस तरह रात ही में हेलीकॉप्टरों के जरिए हमारी तलाश शुरू हो गई थी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो हर कीमत पर हमें पकड़ना चाहते थे और मुझे यकीन था कि फ़ौज के कई दस्ते भी हमारी तलाश में पहाड़ियों में पहुंच गए होंगे ताकि हमें ज़्यादा दूर जाने का मौका न मिल सके। हम कहीं रुके बगैर तेज़ तेज़ चलते रहे। इस दौरान एक मरतबा और हमें हेलीकॉप्टर से बचना पड़ा था, लेकिन इसके बाद ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आई। सीता की बुरी हालत हो रही थी, लेकिन मैं उसे हाथ से पकड़े खींच रहा था। शहर की रहने वाली नाजो नाम में पली हुई लड़की एक ऐसी अफ्ताद में मुब्तला हो गई थी जिससे नबरत आजमा होने की वो कोशिश कर रही थी। वो फटने लगी थी। इस वक्त तक हम जम्मू शहर से मीलों दूर दरिया के किनारे पर पहुंच चुके थे। इस इलाके में कुछ दूर तक दरख्त भी थे। हम थोड़ी देर दरिया के किनारे पर रुके और फिर ताज़ा दम होकर आगे बढ़ने लगे। अब हमें दरख्तों और ऊंची चट्टानों की आड़ भी हासिल थी। अगर कोई हेलीकॉप्टर इस तरफ आ भी जाता तो हम आसानी से कहीं छुप सकते थे। दिन की रोशनी फैल गई और फिर धूप निकल आई। हम दरिया के साथ साथ चट्टानों में चलते रहे। धूप जैसे जैसे तेज़ हो रही थी, चट्टानें तप रही थीं और गर्मी में इजाफा हो रहा था। मेरी कमीज़ पसीने में तर हो गई। मैंने सीता की तरफ देखा। उसकी भीगी हुई कमीज़ भी जिस्म से चिपकी हुई थी। अब्दुर्रहमान की हालत भी हमसे मुख्तलिफ नहीं थी। और कितनी दूर जाना है, कोई ठिकाना है, या हम इसी तरह वीरान पहाड़ियों में भटकते रहेंगे? सीता ने एक जगह रुककर कहा। उसका सांस फूल रहा था और वो बुरी तरह हाँप रही थी। अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुँचने वाले हैं, अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर वाकई तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें गार में पहुँच गए। वो गार भी अजीब तरह का था। एक नदी से दूसरी तरफ संगलाख चट्टानों में गहराई की तरफ एक तंग सी सुरंग थी। तकरीबन 10 फीट ढलान उतरने के बाद हमवार जगह थी और वहीं से गार दाएं तरफ मुड़ गया था, जो काफ़ी कुशादा और सुरंग की तरह बहुत तवील था। दूसरी तरफ तकरीबन 20 गज आगे रोशनी नजर आ रही थी। उस सुरंग में भी ऊपर किसी तरफ से पानी बह रहा था, जिससे तकरीबन 1.5 फीट चौड़ी नदी सी बन गई थी। यही जगह मुनासिब रहेगी। अब्दुर्रहमान एक साफ सी जगह देखकर रुक गया। यहाँ पानी भी है और हवा भी है। सीता एकदम ढेर हो गई। उसने जानवरों की तरह नदी में मुंह लगाकर पानी पिया और फिर पुश्त के बल लेट कर गहरे गहरे सांस लेने लगी। 15-20 मिनट बाद ही हमारे हवास ठिकाने आ सके। हमारे कपड़े पसीने में भीगे हुए थे और गार के खुले हिस्से से आने वाली हवा से जिस्म में ठंडक का एहसास हो रहा था। अब्दुर्रहमान ने पतलून की जेब से एक छोटी सी पोटली निकाल कर सामने रख दी। उसमें भुने हुए सफ़ेद काबुली चने थे। मेरी पतलून की जेब में भी चने मौजूद थे, जो मैंने निकाल कर उस खुली हुई पोटली में डाल दिए। हम तीनों ने चने खाए और पेट भरकर पानी पी लिया। ये गार कहाँ पर है? मेरा मतलब है कुर्ब जवार में कोई आबादी है या? सीता ने रहमान की तरफ देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। यहाँ से 5 मील दूर मस्तवारी नाम का एक कस्बा है, अब्दुर्रहमान बता रहा था। जम्मू से ट्रेन पर सवार हों तो 10-12 मील के फासले पर मस्तवारी पहला रेलवे स्टेशन है। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं है। हिंदुओं, सिखों, डोगरों और मुसलमानों की मिली जुली आबादी है। शाम का अंधेरा फैलने के बाद हम इस कस्बे में पहुंच जाएंगे। वहाँ 2-3 घर हमारे महफूज ठिकाने हैं। 2-4 रोज वहाँ रहकर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आराम करने को जी चाहता है, मैंने कहा और दीवार से टेक लगाकर टांगे पिसार ली। सीता मुझसे पहले ही आंखें बंद कर चुकी थी। ठीक है, तुम लोग कुछ आराम कर लो, मैं जाग रहा हूँ, रहमान ने कहा और फिर थोड़ी ही देर बाद मैं भी दीवार से टेक लगाए ऊँगने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया हूँगा कि रहमान ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मेरे दिमाग में सनसनाहट थी और आंखों में शदीद जलन हो रही थी, जैसे किसी ने मुट्ठी भर मिर्चें झोंक दी हों। उठ जाओ कमांडर, बाहर कोई आ रहा है, रहमान ने सरगोशी की। मैं उछल पड़ा। मेरी नींद काफूर हो गई। मैंने लपक कर राइफल उठा ली और सीता को भी झंझोड़ कर जगा दिया। उस तरफ अब्दुर्रहमान ने सरगोशी की। उस तारीक गोशे में
हम तीनों बड़ी फुर्ती से गार के एक तारीख गोशे में दबक गए। सीता को पीछे कर दिया गया था और मैं और अब्दुर्रहमान राइफलें संभाले आने वाले लम्हात का इंतजार करने लगे। गार के नदी वाले दहाने की तरफ से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो लम्हा बलम्हा करीब पहुंच रही थी। कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कम अज़ कम 2 आदमी थे, जो बड़ी मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। हमने अपनी राइफलें बिल्कुल तैयार कर रखी थी। हम तारीकी में थे और हमारी नज़रें गार के मोड़ की तरफ लगी हुई थी, जहाँ से गुजर कर हम भी इस तरफ आए थे। कदमों की आहट बिल्कुल करीब आती जा रही थी। फिर एक इंसानी ह्योला मोड़ घूम कर सामने आ गया। वहाँ भी रोशनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस इंसानी ह्योले का लिबास देखकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ था कि वो पुलिस या फौज की वर्दी नहीं थी। लगता है इस तरफ कोई नहीं आया। एक आवाज़ सुनाई दी। हो सकता है इस तरफ का किसी को ख्याल ना आया हो और वो दूसरी तरफ गए हों। बहरहाल हमें यहाँ थोड़ी देर आराम का मौका मिल जाएगा। ये दूसरी कदरे भारी आवाज़ थी। ये अपने ही लड़के हैं। अब्दुर्रहमान ने मेरे कान में सरगोशी की। इनमें एक का नाम वकास है, तुम यहीं रुको, मैं मालूम करता हूँ। अब्दुर्रहमान किसी कदर आगे बढ़ गया और फिर इसने सरगोशियाना अंदाज में वकास का नाम लेकर पुकारा। कौन है इधर, कौन है, सामने आ जाओ। वही भारी आवाज़ गार में गूंजती हुई सुनाई दी। मैं हूँ अब्दुर्रहमान, रहमान कहते हुए मजीद आगे बढ़ गया और फिर वो दोनों भी आगे आ गए। उनमें एक वकास था और दूसरा हमीद। ये दोनों भी रात की छापामार कार्रवाई में हमारे साथ शामिल थे। मैं और सीता भी तारीकी से निकलकर सामने आ गए। हमें देखकर उन दोनों के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों नदी के किनारे पर बैठकर मुँह हाथ धोने लगे और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उन दोनों के चेहरों से थकन नुमाया थी। किस तरफ से आ रहे हो तुम लोग? कुछ देर बाद रहमान ने वकास की तरफ देखते हुए पूछा। हम लोग धुतरियाल की तरफ निकल गए थे, वकास ने जवाब दिया, लेकिन इस तरफ खतरा महसूस करके हम तवील चक्कर काटते हुए इस तरफ आ गए, क्योंकि हमारे ख्याल में यही जगह सबसे महफूज थी। अच्छा हुआ तुम लोग भी यहाँ पहुँच गए। हर तरफ तो रास्ते बंद हो चुके हैं। जम्मू शहर और इसके नवाही इलाकों को फौज ने पूरी तरह घेरे में ले लिया है, क्योंकि इनके ख्याल में रेस्ट हाउस पर हमला करने वाले अगरवादी शहर और उसके नवाही में किसी तरफ छुपे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी है। वो क्या? अब्दुर्रहमान ने बेताबी से पूछा। फैरोज़ और बशीर हमारे साथ नहीं रहे, वकास ने जवाब दिया। क्या मतलब? रहमान ने इसे घूरा। हम 5 आदमी पहाड़ियों से भागकर मानसर झील की दूसरी तरफ चले गए थे। हमारा ख्याल था कि हम नंदानी की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन पहाड़ियों में भटक कर एक तवील चक्कर लगाने के बाद दोबारा झील की तरफ पहुंच गए। इस वक्त तक शहर से फौज और पुलिस की एक बड़ी भारी नफरी मानसर झील पर पहुंच चुकी थी और फौजी दस्ते पहाड़ियों में घुस आए थे। एक जगह हमारा तसादुम हो गया। बशीर और फैरोज़ गोलियों का निशाना बन गए। अब्बास पकड़ा गया। मैं और हमीद किसी तरह इन पहाड़ियों से निकलकर नंदानी की तरफ निकल जाने में कामयाब हो गए, लेकिन नंदानी की तरफ भी खतरा महसूस करके इस तरफ आ गए। अब्बास पकड़ा गया है तो बहुत बुरा हुआ, अब्दुर्रहमान बोला। वैसे कुछ पता चला इनके कितने आदमी मारे गए थे? कुछ पता नहीं, वकास ने जवाब दिया। अच्छे खासे मारे गए होंगे, वो सब आला अफसर थे, इसलिए तो पूरी हाई कमान पागल हो रही है। कई प्लाटून पहाड़ों में हमें तलाश कर रही हैं। वैसे मेरा ख्याल है ये जगह भी महफूज नहीं है। तलाश का दायरा वसी किया जा रहा है। इससे पहले कि वो लोग यहाँ तक पहुँच जाएं, आप लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम शाम का अंधेरा फैलते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? अब्दुर्रहमान ने पूछा। हम लोग भी नदी के साथ साथ सफ़र करते हुए नवाही शहर की तरफ निकल जाएंगे और अगर मौका मिला तो वहाँ से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, वकास ने जवाब दिया। वो लोग देर तक अपने मौजू पर बातें करते रहे। इसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ऐसी सूरत हाल में सतवारी भी हमारे लिए महफूज नहीं है। वो रेलवे स्टेशन जम्मू से 10-12 मील ही के फासले पर था। अगर जम्मू शहर को सील कर दिया गया तो सतवारी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। मैंने इस खदशे का इजहार किया तो अब्दुर्रहमान बोला, रिस्क तो लेना पड़ेगा कमांडर, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इन बंजर पहाड़ों में दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। अगर तलाश का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया तो हम जिंदगी भर इन पहाड़ियों से नहीं निकल सकेंगे। वो सपहर का वक़्त था। हम लोग प्रोग्राम बनाते और रद्द करते रहे और बिलाखिर यही तय पाया कि शाम का अंधेरा फैलते ही यहाँ से निकलकर सतवारी का रुख किया जाएगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। शाम का अंधेरा फैलते ही हम रवाना हो गए। तकरीबन 1 मील तक हम सब दरिया के किनारे के साथ साथ इकट्ठे ही चलते रहे और फिर हम तीनों ने रास्ता बदल लिया और वकास और हमीद दरिया के साथ साथ आगे बढ़ते गए। पहाड़ों में 5 मील का वो फासला तय करने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा था और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब्दुर्रहमान ने हमें खेतों में रोक दिया और अपनी राइफल भी हमारे हवाले करके खुद कस्बे की तरफ रवाना हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 2 घंटों बाद हुई थी। उसके साथ एक और अधेड़ उम्र आदमी भी था जो हमारे लिए खाना भी ले आया था। वो सिकंदर था।
उससे मिलने वाली इतलात बड़ी खौफनाक थी। सिकंदर के कहने के मुताबिक आज सुबह सवेरे एक फौजी पार्टी इस तरफ आई थी। बाद मुसलमानों और मुश्तबा किरदार के हामिल हिंदुओं के घरों की तलाशी भी ली गई थी। फौज तो 2-3 घंटों बाद वापस चली गई, लेकिन सादा लिबास में चंद आदमी अब भी कस्बे में मौजूद हैं, जिनके बारे में सबको ही ये शुबा था कि इनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। दूसरी खौफनाक इतला ये थी कि रात को हमारे 2 आदमी पकड़े गए थे। अब्बास तो रात ही को पकड़ा गया था, जबकि दिलावल नामी नौजवान सुबह सवेरे इन पहाड़ियों में फौजियों के हाल लगा था और दिलावल ने तशद्दुद के सामने हथियार डाल दिए थे और ये बता दिया था कि ये मनसूबा अब्दुल रहमान ने तैयार किया था और छापा मार कार्रवाई की क़यादत शमरोज़ ने की थी। इसके साथ सीता नाम की एक हिंदू लड़की भी थी। दिलावल ने यह भी शुबा जाहिर किया था कि वो लोग बाहू किला के नवाही खंडरात में हैं या जम्मू के मगरिब में वाक़े विष्णु देव के गारों वाले मंदिर में पनाह ले सकते हैं और ये इत्तफाक था कि विष्णु देव के मंदिर वाले गार शहर की मुखालिफ सीमत में 37 मील के फासले पर थे और बाहू किला भी शहर की दूसरी तरफ था, जबकि हम पहाड़ियों में तवील चक्कर काटते हुए मुखालिफ सीमत में आ गए थे। इसका मतलब था कि हमारी तलाश के लिए तमाम तर तवज्जो उस तरफ होगी। सिकंदर के कहने के मुताबिक आज सुबह जम्मू से पठानकोट जाने वाली ट्रेन को भी जम्मू स्टेशन से रवानगी की इजाज़त नहीं दी गई थी। शहर और उसके नवाही इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और हमारी तलाश में पूरे शहर में घर घर तलाशी ली जा रही थी और हमारा इस तरफ रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। सिकंदर से मिलने वाली अहम तरीन खबर ये थी कि रात को हमारी छापामार कार्रवाई में 17 फौजी अफीसर मारे गए थे, जिनमें 3 ब्रिगेडियर, 5 कर्नल और मेजर और कैप्टन वगैरह थे। कई अफीसर शदीद जख्मी हुए थे। इन फौजी अफीसरों के साथ मरने वाली औरतों की तादाद 16 थी, जबकि कई औरतें शदीद जख्मी हुई थीं। अब्दुल रहमान के कहने के मुताबिक जम्मू के कोर कमांडर को भी इस महफिल में शरीक होना था, मगर वो किसी वजह से नहीं आ सका और इसकी किस्मत ये अच्छी थी कि वो वहाँ से दूर ही रहा था। सिकंदर के कहने के मुताबिक आज सुबह ही से दिल्ली से हेलीकॉप्टरों की आमद और रफ्त लगी हुई थी। कई मंत्री और आला तरीन सरकारी हुकाम सुबह सवेरे ही दिल्ली से जम्मू पहुंच गए थे। सतवारी रेलवे स्टेशन पर फौजियों की एक पार्टी सुबह ही से मौजूद थी। वह हर शख्स पर कड़ी निगाह रखे हुए थे और बाज़ बेगुनाहों को पकड़कर मारा पीटा भी गया था। सिकंदर के कहने के मुताबिक इन हालात में हमारा कस्बे में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। उसने हमें मशवरा दिया था कि हम वहाँ रुकने की बजाय आगे रवाना हो जाएं। 10 मील आगे कोरगांव रेलवे स्टेशन था, शायद वहाँ सूरत हाल बेहतर हो। सिकंदर ने हमारे लिए खचरों का बंदोबस्त कर दिया और हम आबादी से दूर रहते हुए आगे रवाना हो गए, लेकिन अगला गांव भी हमारे लिए महफूज नहीं था। इस तरह हम वहाँ भी रुके बगैर आगे निकल गए। इस तरह हम खचरों पर रात भर सफ़र करते हुए सांबा पहुँच गए। सांबा एक बहुत बड़ा कस्बा था और नवा में पहाड़ी सिलसिला भी बतदरीज ख़त्म होता जा रहा था। आगे मैदानी इलाका था और सरसब्ज फसलें लहराती हुई नजर आ रही थी। सांबा के नवा में एक जगह हमें पनाह मिल गई। वो दिन और रात हमने वहीं गुजारी और उससे अगले रोज़ हम अब्दुल रहमान से रुखसत होकर पठानकोट की तरफ जाने वाली बस पर सवार हो गए। हमारे साथ 2 बूढ़ी औरतें और 2 आदमी भी थे। सीता उन औरतों के साथ थी और मैं उन बूढ़े 2 आदमियों के बीच में बैठ गया था। जसमेरगढ़ में बस रुकी तो पुलिस की भारी नफरी ने बस को घेरे में ले लिया और बस से उतरने वाले हर मुसाफिर से पूछगछ की जाने लगी। 2 पुलिस वाले भी बस में घुस आए। मुझसे भी कुछ ऐसी बातें पूछी गईं जिनके बारे में मुझे पहले से समझा दिया गया था। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे रिश्तेदारों के नाम क्या हैं और वो क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। मेरे साथ बैठा हुआ बूढ़ा नवाबदीन भी इस आड़े वक्त में बड़ा काम आया था। उसने सांबा के एक पुलिस ऑफिसर का नाम भी ले दिया कि हम उसके रिश्तेदार हैं, हमारे बारे में उससे मालूमात हासिल की जा सकती हैं। खुदा खुदा करके दोपहर के करीब बस पठानकोट पहुंच गई। बस से उतरते हुए भी मैंने महसूस किया कि आसपास खड़े हुए चंद पुलिस वाले और कुछ सादा लिबास मुसाफिरों को कड़ी नज़रों से घूर रहे हैं। जम्मू की तरफ से आने वाले हर शख्स को मुश्तबा निगाहों से देखा जा रहा था। जम्मू की तरफ से आते हुए पंजाब का पहला शहर पठानकोट इन चंद शहरों में से एक था जिसकी तामीर में मुग़लों ने अहम किरदार अदा किया था। कश्मीर की गुज़रगाह पर वाक़ होने की वजह से इस शहर को दिल्ली से कश्मीर जाने वाले मुग़ल शहनशाहों और शहजादों के एक पड़ाव की हैसियत हासिल थी। हर मुग़ल शहजादे ने हस्बे तौफीक यहाँ अपनी निशानियाँ और यादगारें कायम की थीं। शहर का सबसे खूबसूरत पार्क यानी शाही बाग अब भी शहनशाह जहांगीर के अहद की याद दिलाता था। दूर तक फैला हुआ ये शहर कदीम व जदीद फ़न तामीर का हसीन इम्तजाज पेश करता है। यहाँ कदीम तहजीब भी देखने को मिलती है और जदीद सकाफ़त भी। इस शहर की ज़्यादा आबादी सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों पर मुश्तमिल है। दूसरी कौमें भी आबाद हैं
मगर इबादत गाहों में ज़्यादा तादाद सिखों के गुरुद्वारों और हिंदुओं के मंदिरों की है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों की चंद मसाजिद भी हैं। वो दोपहर का वक़्त था और शदीद गर्मी थी, लोगों के तफेड़े चल रहे थे। हम इन दोनों बूढ़े औरतों और बूढ़े मर्दों के साथ चलते रहे। सीता ने मुसलमान औरतों की तरह दुपट्टे से घूंघट निकाल रखा था। यहाँ अगरचे उसे पहचान लिया जाने का कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन वो अपने आप को एक मुसलमान औरत पौज कर रही थी और इस ख्याल से उसने गैर मर्दों से पर्दा ज़रूरी समझा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।